दोस्तों, दोस्त पीसीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाइट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, जिसको मैंने ल्यूसेंट एंड एनसीईआरटी पर बेस्ड बनाया है। दोस्तों, आप सोचिए कि अगर आप जिस रूम में बैठे हैं और उसकी सारी लाइटें बंद कर दी जाए और बाहर भी अंधेरा हो, तो क्या आप रूम में रखे ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वो है लाइट। इसीलिए आज हम फिज़िक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट को जीरो से समझेंगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। इसके बाद जो लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे मीडियम में? होमोजेनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपके मन में डाउट होगा कि होमोजेनियस मीडियम क्या होते हैं। तो होमोजेनियस मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ हर जगह पर एक जैसी होती हैं। इनको कहते हैं होमोजेनियस मीडियम। ऐसे मीडियम से लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ओके। तीसरा जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है वो यह होती है कि लाइट का जो हम देख पाते हैं पार्ट, वो 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ये हम देख पाते हैं। ये विजुअल लाइट होती है। इसके बारे में मैं आपको अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो होती हैं जिनको किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके। जैसे सन से जो रे आती हैं अर्थ तक, तो आप खुद सोचिए कि सन और अर्थ के बीच में क्या होता है? वैक्यूम। क्या इसमें एयर होती है? तो इसका आंसर है नहीं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार के मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर वैक्यूम में बेल बजेगी तो आपको आवाज़ आएगी? बताइए। बस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साउंड इसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लाइट को नहीं पड़ती। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू यू नाउ। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक फैमिली होती है जिसके मेंबर हैं गामा रेस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इनमें जो वेरिएशन होता है वो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का होता है। वेरिएशन लेफ़्ट राइट। मान लीजिए आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी। आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी। लेकिन अब जब राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ये कैसे होता है? आप ऐसे याद रखिए कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी हैं वो तो बढ़ती हैं लेफ़्ट से राइट जाने पर, और राइट से लेफ़्ट जाने पर, ये तो लेफ़्ट से राइट था, राइट से लेफ़्ट जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो विजुअल लाइट होती है इसके लेफ़्ट में क्या होता है? तो वायलेट कलर, वायलेट राइट, और राइट साइड तो रेड। आर फॉर रेड, आर फॉर राइट। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस चीज़ को हमको याद रखना है। ठीक है। हम जो अपनी आंखों से देख पाते हैं वो इतना ये पार्ट देख पाते हैं, उसके बाद ये राइट में, ये लेफ़्ट में, ये नहीं देख पाते। आपके घर में जो टीवी है उसका रिमोट है, उससे जो रेस निकलती है वो इंफ्रारेड होती हैं। आप उनको देख पाते हैं? इसका आंसर है नहीं, आप उनको नहीं देख पाते। ठीक है। ये हमको आई होप क्लियर हो गई होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, हमने देख लिया। लेकिन इनिशियली जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे
तो साइंटिस्ट को लगता था कि जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के थ्रू लगता था। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा इनका मीनिंग। ओके, बट लेटर ऑन जब साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए तो पता चला कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ओके, और जो हर एक पार्टिकल होता है लाइट का उसको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और हर एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच वी। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट और वी होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे वाटर है, वाटर गन, उससे पानी निकले लगातार कंटिन्यूसली, तो वो तो वेव की तरह निकलेगा। लेकिन वही पानी अगर बूंदों में निकले एक एक, तो लाइट में इन्हीं बूंदों को, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। और हर एक फोटोन की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो E इक्वल टू एच वी। ठीक। अच्छा, लाइट की स्पीड क्या होती है? ये यूनिवर्स में मैक्सिमम स्पीड होती है। मतलब यूनिवर्स की जो मैक्सिमम स्पीड है वो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसकी एक ट्रिक होती है बेसिक से, वो आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। वो है GXUVIMR, मतलब गामा, X फॉर एक्सरे, U फॉर अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजिबल लाइट, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव। क्लियर? फिर से बोलिए आप, GXUVIMR। XUV कार, गामा भी एक कार आती है, तो आप इस प्रकार भी आ सकते हैं कि गामा XUV कार है। IM आपके पास, और जिसको आप राइड करना चाहते हैं R फॉर राइड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ ट्रैवल करती है। तो लाइट सबसे तेज़ फास्ट ट्रैवल करती है वो वैक्यूम में करती है, और फिर इसकी स्पीड हर मीडियम में डिक्रीज होती जाती है। ये देखिए, ऑर्डर है स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट मीडियम में। देख रहे हैं आप, कम होती जा रही है वैक्यूम के बाद एयर में कम, वाटर में और कम, ग्लास में और कम, और डायमंड में सबसे ज़्यादा कम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, ये बदलेगा। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि हाई इंडेक्स स्लो स्पीड, मतलब जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी, ये स्पीड कम होती जा रही है मीडियम वाइज, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। ये देखिए, स्पीड कम होती जा रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। डायमंड में सबसे कम स्पीड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42। कोई डाउट है यहाँ तक? इसको आप बेसिक मैथमेटिक्स भी, अगर डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, तो ये म्यू बढ़ता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप खुद बताइए, जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताइए, C/V। अच्छा बताइए, आप जो ट्रिक बताइए वो क्या थी? GXUVIMR। गामा कार है, XUV कार है आपके पास, जिसे आप राइड करना चाहते हैं। कोई डाउट? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस बॉडी और शैडो के बारे में। तो ल्यूमिनस बॉडी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनके पास खुद की लाइट होती है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आप ये बताइए, क्या जो मून है उसकी खुद की लाइट होती है क्या? मून की खुद की लाइट होती है क्या? ज़्यादातर लोग सोचेंगे हाँ, पर ऐसा नहीं होता है। जो मून है वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। जो लाइट हमें जो दिख रही होती है वो एक्चुअली सन की रिफ्लेक्टेड लाइट है, और आज हम समझेंगे इन्हीं सब के बारे में इस स्लाइड में। ओके, अब जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा आपका, खुद की लाइट, जैसे कि
सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। और नॉन ल्यूमिनस जैसे कि आपकी टेबल हो गई, चेयर, तो क्या ये खुद लाइट बनाते हैं, दिखती है, इनकी खुद की लाइट होती है? क्या नहीं होती। ये खुद लाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, आई होप आपको पता होगा ये। अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है वो है शैडो के बारे में। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं और जो लाइट को कम्प्लीटली अलाउ करते हैं पास होना, जैसे कि देखिए यार क्लियर ग्लास वाटर, लाइट यहाँ से इस पास हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट जो एक कुछ अमाउंट लाइट का अलाउ करते हैं पास होना, और ओपेक जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड, मेटल, आपके घर की दीवार है ना। अभी लाइट सन से आ रही है और मान लीजिए यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये तो लाइट को यहाँ से पास नहीं होने देगा, तो इसके पीछे क्या बनेगी? इस एरिया में देखिए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो यहाँ बन जाएगी क्या? शैडो। मान लीजिए थोड़ी लाइट यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे बनेगी पार्शियल शैडो, क्योंकि थोड़ी सी लाइट आई। तो जहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस होता है, कंप्लीट शैडो होती है, उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं उम्रा। और जहाँ पर पार्शियल लाइट जाती है उसको क्या कहते हैं? पेन उम्रा। पी फॉर पार्शियल, कनेक्शन हो जाएगा इन दोनों का, ठीक। कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा इस चीज़ को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। दोस्तों, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना फेस देख पाते हैं, तो क्या मिरर खुद इमेज बनाता है? नहीं, मिरर तो खुद इमेज नहीं बनाता है। मिरर सिर्फ और सिर्फ लाइट को वापस भेजता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मिरर, स्टिल वाटर, स्टील प्लेट। ओके। जैसे आप बॉल रहती है बैट बॉल वाली, उसको आप दीवार पर फेंकते हैं तो बाउंस बैक होकर आती हैं, ऐसी रेस बाउंस बैक होकर आती हैं। ओके। यहाँ पर हम थोड़ा सा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, ये थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है, तो जो रेज आ रही हैं वो बाउंस बैक भी कर रही हैं। तो ये वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी की वजह से इमेज फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन तो मतलब जो हो रहा है वो वॉल के थ्रू भी हो रहा है, आपके घर की दीवारों के भी थ्रू, लेकिन आप दीवार पे तो अपनी इमेज नहीं देख पाते। इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उससे होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन वॉल से। इसी को हम बोलते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन जो मिरर करता है वो क्या करता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसलिए आप इमेज मिरर में देख पाते हैं और बॉल में नहीं देख पाते। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। सिंपल सी बात है कि अगर ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल और रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। पहला लॉ ये कहता है। और दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मानिए ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। ओके। यहाँ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ओके। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इसमें रिफ्लेक्शन बता दिया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बता दिया, दोनों लॉ बता दिए रिफ्लेक्शन के,
है ना। यहाँ पर एक दो चीज़ और याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्शन में लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता, मतलब रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज कहाँ हो रहा है, इसी मीडियम में थी, इसी मीडियम में लाइट वापस चली गई। रिफ्लेक्शन के बाद जो स्पीड है वो भी सेम रहेगी। ये डाउट आते हैं, कुछ भी स्पीड में वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि एक ही मीडियम में वापस आ रही है। और एंगल हमेशा हम जो मेजर करते हैं ये, तो इन दोनों एंगल्स को मेजर करते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, ना कि सरफेस के रिस्पेक्ट में। ये देख रहे हैं आप, इंसिडेंट का एंगल, रिफ्लेक्शन का एंगल किस पे, ये नॉर्मल है। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में और इमेज फॉर्मेशन के बारे में। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। जब आप सुबह अपनी इमेज मिरर में अपना फेस देखते हैं तो क्या वो सच में हमारे सामने कोई दूसरा इंसान होता है? ऑब्वियसली नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेज होती है। ठीक है, जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग, जो हमने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से वो बनती है। प्लेन मिरर आपने देखा ही होगा, बाथरूम मिरर जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। ड्रेसिंग रूम, सैलून, ये सब प्लेन मिरर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसे होती है। वो होती है वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल। पहली प्रॉपर्टी, मतलब इस इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं पकड़, ठीक है, स्क्रीन पर नहीं पकड़ सकते। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, मतलब अगर हेड ऊपर है तो हेड ही दिखेगा ऊपर, नीचे तो दिखेगा नहीं हेड, तो सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। तीसरी, सेम साइज़ की बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट है, मानिए ऑब्जेक्ट है 170 सेंटीमीटर का, तो इमेज भी 170 सेंटीमीटर की बनेगी। तो तीसरा हमने क्या पढ़ा? सेम साइज़। चौथा, डिस्टेंस। मानिए अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इमेज भी बनेगी 5 सेंटीमीटर दूर, बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर रहेगा इमेज की डिस्टेंस से। ठीक, अब एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, वो होती है क्या? वो होती है वर्चुअल, सॉरी लेटरल इन्वर्जन की। क्या होती है? लेटरल इन्वर्जन। ये बस इसमें उल्टा हो जाता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, जो कि आपने देखा ही होगा। ओके, अब एक ट्रिक होती है, उसके थ्रू मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। VESL, प्लेन मिरर के लिए इसको याद रखेंगे। V फॉर वर्चुअल, स्क्रीन पर ले जा सकते, पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। इरेक्ट, सीधी इमेज, हेड ऊपर पैर नीचे, तो एज इट इज़, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, और लेटरल इन्वर्जन, बस लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। इसके पहले प्लेन मिरर कवर कर लिया है। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होते हैं। पहला याद रखना है कॉनकेव, इसको केव याद रखिएगा, और दूसरा कॉन्वेक्स। केव कैसी होती है? अंदर की तरफ होती है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी क्या होगा? अंदर की तरफ। कैसा होगा? अंदर की तरफ। कोई डाउट? इसमें जो भी पैरेलल रेज जाएंगी वो एक, मानिए ये जा रही है कॉनकेव मिरर में, एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, इसको कहते हैं फोकस। तो ये किस, इसका एक और नाम क्या होता है? ये कन्वर्ज कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर को और हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आप किसी बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर की यूजेस, जैसे कि सेविंग मिरर। सेविंग मिरर, उसमें सेविंग मिरर वो कौन सा मिरर है? वो कॉनकेव का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो टीथ है उसका वाइडर व्यू देखने को मिलता है।
ठीक, जो आपकी व्हीकल की हेडलाइट है, क्या है, हेडलाइट, तो उसमें भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर। और सोलर कुकर, क्योंकि ऑब्वियसली हमको कन्वर्स करनी है रेस को। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इसमें क्या होता है, लाइट ऐसा अपीयर करती हैं कि ये पीछे फोकस से आ रही हैं। देखिए आप, यहाँ से मान लीजिए रे आई, तो इसको ये ऐसा लगेगा ये कि ये यहाँ फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। और ये क्या करती है, देखिए डाइवर्स करता है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये फोकस नहीं करता, ये डाइवर्स करता है रेस को। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है हमको, वाइडर व्यू मिलता है। क्या मिलता है, वाइडर व्यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कहाँ होता है, वो बाहर की तरफ होता है। एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि कॉनकेव में केव याद रखना है, केव किसकी तरफ, अंदर की तरफ। और कॉन्वेक्स में हम याद रखेंगे, ये देखिए ये एक्स लिखा, एग्जिट मतलब बाहर, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ। कोई डाउट तो नहीं आपको यहाँ तक। अब देखिए हमको वाइडर व्यू चाहिए, तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो कार के साइड मिरर होते हैं, तो उसमें क्या, कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो उसमें अपना कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोनों की एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, है ना, वरना डाउट हो। तो कॉनकेव में रे, कॉनकेव का सरफेस अंदर की तरफ, कॉन्वेक्स का बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ कन्वर्ज होती हैं कॉनकेव में रेस, तो इसलिए कन्वर्जिंग मिरर, और ये डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसका यूज़ हमने देखा था, हेडलाइट, सोलर कुकर, सेविंग, डेंटिस्ट, इसका साइड रियर व्यू मिरर कार में, कॉन्वेक्स। आई होप आपके यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपने जो पानी का गिलास है उसमें कभी देखा है पेंसिल को ऐसे डिप रखी हुई, तो वो पेंसिल जो है बाहर से देखने पर ऐसा लगता है ना कि वो पेंसिल टूट गई हो। तभी अगर पेंसिल है, इससे पानी भरा है, तो ऐसा लगता है कि वैसे टेढ़ी हो गई है। एक्चुअल में टेढ़ी तो होती नहीं है, लेकिन वो लगता है ना टेढ़ी हो गई है बाहर से। इधर से इधर मान लीजिए आई है आपकी, यहाँ से आप दिख रहे हैं, ये आपने पेंसिल है, तो पेंसिल सीधी, लेकिन यहाँ लगेगी टेढ़ी हो रही है। क्या हो रही है, टेढ़ी। तो ये जो महसूस हो रहा है आपको लाइट, मतलब पेंसिल का टेढ़ा दिखना बाहर से, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, T1 से T2 में जाती है, तो उसका जो डायरेक्शन है, स्पीड वगैरह नहीं, मैं कह रहा डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बदल लेती है। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब डायरेक्शन मतलब, अब हमको दूसरी बात याद रखनी है कि जो स्पीड है वो भी चेंज होगी। पहले मैंने आपको बताया क्या चेंज होता है, डायरेक्शन, फिर मैंने आपको रोका, अब क्या बदलेगा, स्पीड। तो हमको याद रखना डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, बताइए। अब इसमें क्या होता है, ये बेंड क्यों हो रही है, ऐसा में महसूस क्यों हो रहा है, तो पहले दो एक याद रखना है। हम एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। ये देखिए, मान ये है रेयर मीडियम, ये होता है डेंसर मीडियम। ये है दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, ये डेंसर, ऊपर मतलब डेंसर मीडियम और नीचे रेयर मीडियम है। ठीक, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये आपकी रे आ रही है सॉरी, इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है। तो जब
रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है, ठीक है। कि रेयर मीडियम से जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब दूसरा केस देखिए, ये डेंसर मीडियम है, ये रे है, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ये दो चीज़ें हमको याद रखनी, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिफ्रैक्शन की रियल लाइफ में। मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल पहले ही दिया था। दूसरा जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और जब मिराज फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए कोई आप हाईवे पे जा रहे हैं गर्म समर के टाइम पे, तो दूर आपको लगेगा कि पानी है, लेकिन पानी नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन की वजह से मिराज फॉर्मेशन होती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हमको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और देखना है। इसका ये मतलब होता है कि जो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। ओके, तो जो मान लीजिए रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, लाइट बेंड। और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे चली जाती है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ये क्या होता है। जब इसके पहले अब रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो रही थी, रेयर से डेंसर, लाइट चेंज कर रही थी डायरेक्शन भी और स्पीड भी। अब देखिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से, बहुत ध्यान से देखिएगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और रिफ्रैक्शन ना हो और उसकी जगह पर हो जाए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ना हो और उसकी जगह पर हो जाए रिफ्लेक्शन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसके लिए पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना होगा, ठीक है। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी वो देखने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखिए, आपने ये पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे, मतलब ये लाइट आई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। अब हम देखते हैं कि अब हम आ गए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। मतलब क्या है, मैं आपको बता दूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। फिर से सुनिए आप, क्या होता है क्रिटिकल एंगल में, क्या होता है कि उस एंगल से लाइट आती है कि जिससे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ओके, अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, देखिए क्रिटिकल एंगल क्या, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। अब हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो अगर, तो क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। तो दो प्रॉपर्टी, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स, डायमंड स्पार्कल, मिराज फॉर्मेशन, पेरिस्कोप, सबमरीन्स में यूज़ होता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, तो ये सब पॉसिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद मैं पार्ट सेकंड में लेंसेज को कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।